सेल बॉडी की यूनिट होती है जिसे हम बेसिक यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। इसकी खोज 1665 में रॉबर्ट हॉक ने कॉर्क के पौधों में मृत कोशिका की खोज की थी। 1674 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। डेथ सेल को हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस बोलते हैं। प्रतिदिन में बॉडी को 2500 यानी कि 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब एनर्जी ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे? तो गोल्जी बॉडी से जाती है एनर्जी जाती है ब्रेन में, ब्रेन से एनर्जी जाती है टंग्स में। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती है तो ओवम होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है स्पर्म, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है मूवमेंट। और जो हमारी सेल होती है तो मूवमेंट किसके थ्रू करती है? तो सीलिया और फिलेंजिया के थ्रू करती है। ठीक है। अब क्या करता है कि ये टाइप ऑफ सेल कितने प्रकार की होती है? सेल 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है और यूकैरियोटिक सेल होती है। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है तो उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है। यूकैरियोटिक अंतर्गत ह्यूमन सेल आता है, प्लांट सेल आता है। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? तो प्रोकैरियोटिक में सीलिया फिलेंजिया होता है, राइबोसोम 17S का होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरएनए होता है, आरएनए के थ्रू प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे गलत है। ठीक है ना। यहाँ पे गलत है, ये नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे आता है कि यूकैरियोटिक के अंतर्गत कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? तो यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है सीलिया फिलेंजिया आता है, सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक के दोनों के करैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसमें 17S राइबोसोम भी बनता है और इसमें 18S राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम होता है तो लाइसोसोम को डेथ सुसाइड बैग बोला जाता है। ठीक है ना। आत्महत्या के थैली बोला जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है। अब आता है राइबोसोम इसमें 18S का प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। जरूरी होता है। और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्जी बॉडी आता है। ठीक है। इसके बाद सेल प्लांट यूकैरियोटिक के अंदर आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल आते हैं। अब इनमें डिफरेंट क्या होता है? तो इसका जो होता है तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। ठीक है। ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब डिफरेंट कौन कौन से होता है? तो इसका शेप होता है लार्ज शेप में आता है, चौकोर में पाया जाता है, चौकोर में होता है। ठीक है ना। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो जो हमारा सीलिया होता है इसमें CCP होता है। ठीक है ना। सीलिया, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड होता है। ठीक है। अब वैक्यूल्स आता है। वैक्यूल्स इसमें होता है लार्ज होता है। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो ये वैक्यूल्स जो होता है तो ज़्यादा वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आता है प्लास्टिड का यूज किया गया। ठीक है। तो प्लास्टिक होता क्या है? तो प्लास्टिड कोशिका के अंदर कोशिका के समूह को बोलते हैं। ठीक है। यह 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है तो भोजन को बनाता है। अब आता है ल्यूकोप्लास्ट होता है विदाउट कलर का होता है, ये भोजन को स्टोर करके रखता है। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि कलरफुल होता है। इसकी वजह से मिर्च और टमाटर का लाल जो कलर होता है ना तो उसी इन्हीं के कारण क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो क्रोमोप्लास्ट कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो इसमें आता है कि मिर्च और टमाटर में लाल रंग लाइकोपेन के कारण होता है, गाजर में कैरोटीन के कारण होता है, चुकंदर का जो लाल रंग होता है तो विटामिन के कारण होता है और आलू का हरा रंग सोलेनिन के कारण होता है। जब आलू काला हो जाता है, काले कलर का हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। अब आता है इसमें एनिमल में कौन कौन से डिफरेंट होते हैं। तो एनिमल का शेप जो होता है तो राउंड शेप में होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आता है सीलिया, CLF। ठीक है ना। सीलिया सीलिया फिलेंसिला और लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें जो वैक्यूल्स होता है तो इसमें लार्ज होता है, इसमें भी वाटर को स्टोर करके रखता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। सेल में क्या प्रेजेंट होता है? तो सेल में हमारा होता है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम
साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल, हमारा जो सेल होता है दोहरी मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, उसे हम सेल मेम्ब्रेन से बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो राइबोसोम होता है राइबोसोम होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट से बना होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यह जो होता है हमारा ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ये यहाँ पे होता है जो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम तो गोल्जी बॉडी होता है जो ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है जब न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की तो वहाँ न्यूक्लियस की खोज होने के बाद आए हमारे वाल्डेयर ने सन 1888 में क्रोमोसोम की खोज की, ठीक है। क्रोमोसोम की खोज होने के बाद वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की। डीएनए को जूम किया तो जोहसन ने जीन की खोज की। जीन में उन्होंने देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स जानने के पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल, तो सेल का जो ब्रेन होता है तो न्यूक्लियस होता है। सेल डिवीजन होता है, सेंट्रोसोम करता है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट कौन करता है तो गोल्जी बॉडी करता है। वाटर को स्टोर वैक्यूल्स करता है। स्केलेटन ऑफ सेल, सेल में कंकाल का तंत्र, कंकाल का वर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। पावर हाउस किसे कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम। अब इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए और डीएनए, ठीक है ना। इसकी संश्लेषण किसने किया था तो हरगोविंद खुराना ने किया था, ठीक है। जब डीएनए को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो न्यूक्लियोसाइड्स में प्रेजेंट होता है और फास्फोरस में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है तो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, शुगर में डिवाइड होता है, नाइट्रोजन बेस में। ये जो नाइट्रोजन बेस होता है तो मेन पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जो नाइट्रोजन बेस होता है तो दो भाग में डिवाइड होता है, तो प्यूरिन में होता है और पिरामिडिन में होता है, ठीक है। तो प्यूरिन में आता है एडेनिन ग्वानिन, ठीक है ना। अब पिरामिडिन में आता है थाइमिन साइटोसिन आता है। अब यहाँ पे जो होता है तो एटी जो प्यूरिन का एडेनिन जो होता है और पिरामिडिन का थाइमिन होता है तो ट्रिपल डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। और जो ग्वानिन होता है साइटोसिन से ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड में जुड़ा होता है। अब आता है आरएनए। आरएनए को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए जो होता है तो आइडेंटिफाई करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। ये और जो ट्रांसफर आरएनए तो ट्रांसफ़र करता है एसिड को ट्रांसफ़र करता है। फिर राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है तो आरएनए के द्वारा होता है। प्रोटीन का निर्माण में सहायक होता है आरएनए। अब डीएनए से आरएनए की बनने की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। अब आरएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन, ठीक है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।